सिविल सेवा की तैयारी के लिए विषय का चयन अहम है और कोचिंग किताबों को लेकर के भी क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कोचिंग को लेकर के या किताबों को लेकर के, और कौन सी किताब किस तरीके से अहम है, इन सब मुद्दों पर हमने संतोष यादव जी से बात की है। संतोष यादव जी पीसीएस 2008 बैच के टॉपर रहे हैं और इस मुद्दे पर तमाम क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और मेधावी छात्रों को और सिविल सेवा की जो तैयारी करने के लिए छात्र जा रहे हैं उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर जानकारियां हमने जाननी चाहिए। 7 मुद्दों पर उन्होंने इस पूरे अपने कहा जा सकता है वीडियो को फोकस किया है। आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं संतोष यादव जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिविल सेवा की तैयारी में की जाने वाली बहुत बेसिक गलतियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा आपको गलती करने का अवसर नहीं देती है, इसलिए ये तैयारी शुरू करने से पहले संभव हो सके तो इन गलतियों की पहचान कर लें और इन गलतियों को अवॉइड करें, इनको न होने दें। इसके लिए हम लोग 7 बिंदुओं पर बात करेंगे। वो 7 बिंदु अभी आपके सामने आएंगे एक एक करके और आप अपना मूल्यांकन करें, अपने आप को उसके परिप्रेक्ष्य में उस परिदृश्य में देखें और संभव हो तो ये गलतियां न दोहराएं। दोस्तों, इंसान का जीवन बहुत छोटा होता है और अगर वो अपने अनुभवों से खाली ज्ञान लेने लगेगा तो वो बहुत इस संसार के बारे में बहुत थोड़ा कुछ जान पाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसमें होती है कि दूसरे के अनुभवों से सबक लिया जाए, दूसरे के अनुभवों से सीखा जाए। और मनुष्य इसीलिए बन ही पाया कि वो अपनी विरासत से ज्ञान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस क्रम में पहला बिंदु मैं आपके सामने रखता हूँ। बेसिकली सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी एक विवरणात्मक तैयारी है। उसमें तथ्यों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है, विश्लेषण पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन इधर बीच मैंने देखा है जब से उत्तर प्रदेश पीसीएस में जीएस के या सामान्य अध्ययन के दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पी टाइप के हो गए थे, तब से इलाहाबाद जैसे केंद्र पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह की किताबें आ गई जिनमें तथ्यों की भरमार होती है, विश्लेषण नहीं होता, सिर्फ तथ्य होते हैं। लेकिन दोस्तों, आईएएस बनने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आदमी का, अभ्यर्थी का, वो ये है कि आपको तथ्यों का विश्लेषण करना आना चाहिए। अगर तथ्य विश्लेषण आप नहीं करेंगे तो आप पिछड़े रह जाएंगे, फिसड्डी रह जाएंगे। पूंजी होती हैं, जो गाइडें होती हैं, जो तथ्यों से भरपूर तमाम मैगजीन पत्रिकाएं होती हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हों, चाहे वो विषयों से रिलेटेड हों, उनका अध्ययन ना करें। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता है तथ्यों को याद करने की, रटने की, वो बहुत सीमित है। तो बजाय उनको रटने के, उनको समझने पर, उनका विश्लेषण करने पर ध्यान दें, ये बहुत ही आवश्यक है। मैं देखता हूँ इलाहाबाद में जब से वो पीसीएस के दोनों पेपर मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव हो गए, बहुविकल्पी हो गए, तब से इलाहाबाद केंद्र पर ऐसी पुस्तकों की, ऐसी पत्रिकाओं की, ऐसी गाइडों की भरमार है जिनमें केवल तथ्य ही रहते हैं। कोई किसी से पूछो कौन सी किताब ले आए ज्योग्राफी की, तो बता देता है कि कोई एक बाणी की आती है, ले आओ, फलाने क्या ले आओ, ये वाली ले आओ। उनमें सिर्फ तथ्यों की भरमार है। और जैसा मैंने कहा, मनुष्य के दिमाग की क्षमता सीमित होती है तथ्यों को रटने की, तथ्यों को याद रख पाने की। दूसरे, सिविल सेवा में यह अनिवार्य योग्यता होती है, ये अनिवार्य रूप से ये उसमें शामिल है कि आप तथ्यों का विश्लेषण जानते हो। तथ्य जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तथ्य तो आसान है और बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा रटे रहते हैं। लेकिन आईएएस बनने के लिए तथ्यों के नहीं, तथ्यों के विश्लेषण की ज़रूरत बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु यह है दोस्तों कि आप रट्टा ना मारें। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे प्रतियोगी छात्रों को मैं देखता हूँ, वो चाहते हैं कि सारा कुछ रट लें, उनकी ज़बान पर रटा हुआ हो और वो जब जाएं तो वही रटा हुआ लिख दें। तो रट्टा ना मारें। उसका भी यही कारण है कि आपके रटने की एक क्षमता है। आप ज़बरदस्ती जितना रटेंगे पीछे वाला भूलता जाएगा ना। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ बड़ी बेवफा और रात भर पढ़ा तो सुबह सफ़ा। तो वो असल में केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ ही नहीं, कुछ भी आप ज़रूरत से ज़्यादा रटेंगे तो
आप भूल जाएंगे, उसका पीछे वाला भूलते जाएंगे, आगे वाला रटते जाएंगे, तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो रट्टा तो कतई न मारें। बहुत सारा तथ्यों के बारे में भी यही बात है कि तथ्यों को रटने की कोशिश ना करें। और अगर आप उसका सिविल सेवा के उसका विश्लेषण करेंगे अनसॉल्व पेपर का या उसके सिलेबस का, तो उसमें साफ साफ ये आप देखेंगे कि तथ्यों पर जोर कम से कम है, ज़्यादातर जोर विश्लेषण पर है। इसलिए तथ्यों पर ध्यान कम दें, विश्लेषण पर ध्यान ज़्यादा दें। जैसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि हमसे सन नहीं याद होता है, तो इतिहास बिना सन के हम कैसे करें, तो इतने ज़्यादा सन हैं, इतनी ज़्यादा घटनाएं हैं, इनको कैसे याद करें। मैं बताता हूँ, आपको सन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खाली इतना ध्यान दीजिए कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई है। और अगर आप देखेंगे आईएएस का पिछले वर्षों का पेपर उठा के देखेंगे, पीसीएस का पिछले वर्षों का पेपर उठा के देखेंगे, तो सन से जुड़ा शायद ही कोई प्रश्न मिले। एक आध मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं, आप उनको एक्सेप्शनल केस मान के चलिए। तो सन से जुड़ा कोई सवाल नहीं आता। सिर्फ आपको क्रम ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी घटना पहले हुई थी, या कौन सा राजा पहले आया था, कौन सा राजा बाद में आया, कौन सा प्रशासनिक सुधार पहले हुआ, कौन सा प्रशासनिक सुधार बाद में हुआ, या कौन गवर्नर पहले था या कौन गवर्नर बाद में था। तो बस केवल इतना ही ध्यान रखना है, आपको सन नहीं रटना है, कौन कितने सन से कितने सन तक रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो एक बहुत बड़ा हेडेक है। मैं बहुत सारे छात्रों की इस समस्या से वाकिफ़ हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते रहे, वो ये हमसे कहते रहे कि सर ये तो इतनी ज़्यादा सन है, इनको कैसे याद करें। बहुत सारे लोग तो इसी से पजल हो जाते हैं, बिल्कुल उनका आत्मविश्वास गिर जाता है कि इतने सारे सन मैं कैसे याद करूँगा। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की इतनी लंबी लिस्ट होती है कि देखते ही बेहोशी आने लगती है। तो उसको याद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, याद ही नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आप केवल मेरी बात अगर आप न माने तो आप अनसॉल्व पेपर की मदद लें। पिछले वर्षों में जो पेपर आए हैं आप उनमें देखिए कितने आंकड़े पूछे गए हैं अर्थव्यवस्था के, या कितने सन पूछे गए हैं इतिहास के, या कितने अनुच्छेद पूछे गए। हाँ, अनुच्छेद से याद आया, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस में भारत के संविधान में इतने ज़्यादा अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों की फिर धाराएं हैं, फिर वो धाराएं उनमें क्या है, ये रटना एक बड़ी भारी समस्या है। मैं कैसे रट पाऊँगा इसको, इतना तो रटा जाना संभव ही नहीं है। बात ठीक है, इतना रटा जाना संभव नहीं है। मैं बताता हूँ, आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, जो 10-5 याद रह जाएं बस वही आपके काम के हैं। जो नहीं याद रह जाएं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बिल्कुल मतलब आपको क्या करना है, कोई भी आंकड़ा नहीं याद करना है, कोई भी सन नहीं याद करना है, कोई भी मतलब इस तरह की जो क्या कहेंगे उसको, जो ग्राफ और जो ये सांख्यिकी आंकड़े, वो CRR कितने % है, कितने % घट गया था, वो पता नहीं, वो GDP में कितने % गिरावट आ गई, कितने % बढ़ोतरी हो गई, बहुत मतलब वैसी ये चीज़ें हैं। आप इन पे ध्यान ही नहीं दीजिए, केवल ये ध्यान दीजिए कि घटा है कि बढ़ा है। आंकड़े सिर्फ इसलिए होते हैं जो कि एनालिसिस में सहायता करते हैं, ताकि हम जान सकें कि पिछले वर्षों की तुलना में अभी हमारा GDP बढ़ गया है या घट गया है, या कोई आवंटन विशेष घट गया है या बढ़ गया है, कितना घटा है कितना बढ़ा है। बस केवल एक आइडिया रखें कि हाँ पिछले बार इतना था, अभी इतना हो गया है, मतलब बढ़ गया है, थोड़ा बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ा है, बस इसका आइडिया रखें। एग्जैक्टली आंकड़े याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई विशेष सार्थकता है, जब तक कि आपका विषय अर्थव्यवस्था न हो। कोचिंग आपके लिए सिविल सेवा में एक मार्गदर्शक बिंदु हो सकता है, एक सहायक बिंदु हो सकता है, एक समझ पैदा करने का बिंदु हो सकता है, लेकिन वह अनिवार्य रूप से आपकी 100% मदद नहीं कर सकता। मेरी बात को ध्यान दे के सुन लें, याद कर लें इसको। किसी भी कोचिंग का कोई भी नोट्स आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, किसी कोचिंग के नोट्स के भरोसे कतई न रहें। वो चाहे GS के बारे में हो या चाहे सब्जेक्ट के बारे में हो। ठीक, ये तीसरा बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपसे कहूँगा, क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये है कि किसी भी कोचिंग का कोई भी नोट्स कभी भी 4-5% से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता सिविल सेवा में, अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है। आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और पिछले वर्षों के उस कोचिंग के नोट्स आप ले आएँ और मिलाएं, 4-5% से ज़्यादा निकल जाएगा तो आप मेरी बात मत मानिएगा। बिंदु संख्या 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सिविल सेवा की तैयारी के लिए किताबों का ढेर न लगाएं,
केवल एक एक किताबें मानक लेखकों की किसी भी विषय से संबंधित एक एक किताबें ही रखें, किताबों का ढेर न लगाएं। यथासंभव एनसीईआरटी की पुस्तकें ले आएं, बेसिक्स पढ़ें। बेसिक्स यानी कि शुरुआत से, अर्थव्यवस्था की शुरुआती अवधारणा से लेकर के आज की आधुनिक अवधारणा तक आपको पता होनी चाहिए। राजनीति शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं से लेकर के आज तक के डेवलपमेंट का आपको जानकारी होना चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए। इनके लिए आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें, इंटर स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें, लेकिन गाइडों की, कुंजियों की, किताबों की भरमार कतई न लगाएं। किताबें एक विषय की एक से ज़्यादा न खरीदें जब तक कि आप उनको 20 बार न पढ़ लें। अगर आप 20 बार पढ़ लेते हैं, आपकी क्षमता है, तो दूसरी ले आइए, उसको भी 20 बार पढ़िए। लेकिन मेरा अब भी यही कहना है कि एक विषय से संबंधित, एक जीएस के लिए एक विषय से संबंधित एक ही किताब ले आएं, उसी को बार बार पढ़ें। जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको भी बार बार पढ़ें, एक बार दो बार नहीं, 10-10, 20-20, 25-25 बार पढ़ें। वही आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूँगा, कम से कम किताबें खरीदें, किताबों का ढेर न लगाएं और उन्हीं किताबों को, कम से कम किताबों को बार बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे उतना फ्रूटफुल रहेगा। जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे, अवधारणाएं स्पष्ट होती जाएंगी, लिखने पढ़ने के बिंदु स्पष्ट होते जाएंगे, भावी सवाल स्पष्ट होते जाएंगे और आपका मेंटल लेवल लगातार इंक्रीज करता जाएगा उस विषय की समझ के बारे में। अब हम 5वें बिंदु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सिविल सेवा में यद्यपि विषय चयन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन मैंने इसको 5वें पर रखा। वो इसलिए रखा कि जब इसकी तुलना करनी होती है या जब इसका चयन करने का समय आ जाता है, तब तक आप लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके होते हैं, तब तक आपकी समझ भी काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। आप सिविल सेवा के विषयों के बारे में, उनके स्तर के बारे में, उनके विश्लेषण के बारे में, मूल्यांकन के बारे में तमाम तरीके आप सीख चुके होते हैं। तो लेकिन इसी से रिलेटेड ये विषय इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे ये बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने दोस्तों की देखा देखी, अपने पार्टनर की देखा देखी, या किसी कोचिंग में काउंसलर के कहे के अनुसार, या किसी कोचिंग वाले के जो अपना विषय पढ़ाता है उसके पक्ष में दिए गए तर्क के अनुसार, मतलब आप विषय का चयन कर लेते हैं उनसे प्रभावित होकर के। मेरा ये कहना है कि आप अपने विषय का चयन स्वतंत्र रूप से आत्मावलोकन, आत्मविश्लेषण के पश्चात करें। विषय चयन के कुछ मापदंड हैं, वो आप समझ लें, उसके बाद ही आप विषय का चयन करें। दोस्तों के, पार्टनर के और कोचिंग वालों की देखा देखी या उनके कहे के अनुसार किसी विषय का चयन न करें, क्योंकि यह आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। क्योंकि विषय न सिर्फ विषय के रूप में बल्कि सामान्य अध्ययन के में भी विषय के योगदान के अनुरूप महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपका नुकसान विषय में भी होगा और सामान्य अध्ययन में भी होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, विषय का चयन पार्टनर के अनुसार, दोस्तों के अनुसार या फिर किसी कोचिंग वाले के अनुसार कतई न करें। वो उसके सब विषय चयन के लिए कुछ मानक हैं, वो मानक आप अपना, उन्हीं मानकों के आधार पर आप अपना मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने के बाद ही विषय का चयन करें। कोई भी विषय चुनने के लिए 2 क्राइटेरिया मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये कि आप उस विषय से कुछ परिचित हों, दूसरा वो सफलता में आपको आसानी पैदा करे, आपके लिए अवरोध न पैदा करे। इसलिए जैसे विषय चुनने के लिए ये 2 मापदंड बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं के आधार पर आप देखें, मतलब आप परिचित हों, आपकी उसमें रुचि हो, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आप वो विषय रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ विषयों की अपनी डिमांड होती है, जैसे साहित्यिक विषय हैं, साहित्य हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग हिंदी साहित्य रख सकते हैं, कुछ अंग्रेजी साहित्य रख सकते हैं, कोई उर्दू साहित्य रख सकते हैं, कोई संस्कृत साहित्य रख सकता है। तो साहित्यिक विषयों का अपना एक विशेष पैटर्न होता है, उसका एक विशेष परिदृश्य होता है। जैसे उसको कहते हैं लोग कि आपकी साहित्यिक अभिरुचि है कि नहीं है, लिटरेरी टेस्ट, यानी कि आप कभी कविताएं सुनने में, उनको समझने में, उनको एक्सप्लेन करने में,
या फिर कविता के सौंदर्य को समझने में, या फिर कविता के जो वाच्यार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इस तरह के जो अर्थ के उनकी विभिन्न परतें होती हैं, वो आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। अगर समझ पाते हैं तो ये माना जाएगा कि आप लिटरेरी टेस्ट के आदमी हैं, और लिटरेरी टेस्ट के आदमी हैं तो आप कोई लिटरेचर रख सकते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। मतलब मेरा कहने का कि आपको साहित्य की मूलभूत समझ होनी चाहिए तो ही साहित्य रखें। दूसरी बात, साहित्य का विस्तार बहुत होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य आजकल बड़ा लोकप्रिय विषय बताया जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं कि एक अलमारी हिंदी साहित्य की किताबों और उनके कमेंट से भर जाए, टिप्पणी जो उनकी आलोचनाएं आती हैं, तो उसमें भी आप परेशान हो सकते हैं। कोचिंग आपकी केवल तभी मदद कर सकता है जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर हो, बेसिक्स चीज़ें आपको पता हो, आप मतलब इस उससे आपकी रुचि भी हो। बिना रुचि का विषय पढ़ने में ऐसे भी आदमी बहुत समय लगाता है और उसको समझ में भी नहीं आता है। तो साहित्य कोई रखने का ये विशेष है कि आपकी साहित्यिक अभिरुचि हो, तब आप उसे रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कौन सा विषय हम रखें जो सामान्य अध्ययन में हमारी मदद करे। तो सामान्य अध्ययन में वही विषय मदद कर सकता है, जैसे मान लीजिए राजनीति विज्ञान है, जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था है, जैसे मान लीजिए दर्शन भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि एक पेपर दर्शन का इधर कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स वाले पेपर्स में, जनरल स्टडी के पेपर में। तो उनमें देख लें, आपको जो लगे, जिससे आप परिचित हों, जो आपको रुचिकर लगता हो और पढ़ने में आपके लिए आसान हो, वही विषय रखें। विषय रखने, क्योंकि पढ़ना आपको है, और वो आपके अगर रुचि के हिसाब से नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, और आप पढ़ेंगे नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से विषय चयन का दूसरा पैमाना ये रहा कि सामान्य अध्ययन में उसका कितना योगदान है। अगर योगदान अच्छा है, हिसाब ज़्यादा है, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय हैं, तो आप मतलब उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन कहीं है तो। तीसरा बिंदु इसमें यह है कि कुछ विषय गूढ़ होते हैं। जैसे साइंस के तमाम विषय हैं, तो जिसने साइंस कभी नहीं पढ़ा हो उसको नहीं रख सकता, तो यानी कि उसका बैकग्राउंड होना जरूरी है। तो अपने आप को इस भी पैमाने पर रखें। इसी प्रकार जैसे दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र भी एक गूढ़ विषय है, लेकिन अगर आपकी समझ हो, आप दार्शनिक अवधारणाओं को, उनकी मूलभूत अवधारणाओं को समझते हैं, तो ही आप दर्शन रखें। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, ये मतलब एक विशेष प्रकार के विषय हैं, गूढ़ विषय हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड इनका नहीं है तो मुझे लगता है आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, आप इनको न रखें। इसके अलावा एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी इसमें, कि आप जब बेसिक्स की तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि एनसीईआरटी की, इंटर स्टैंडर्ड की किताबें आप ले आइए, उनको आप पढ़िए, तो आप थोड़े दिन में आपकी रुचि अपने आप स्पष्ट होने लगेगी कि आपकी किस विषय में रुचि है। और फिर बाकी जो हमने 3-4 बिंदु बताए कि इसके हिसाब से, मतलब साहित्य का अभिरुचि हो तो साहित्य रख लीजिए, या फिर जीएस में योगदान के हिसाब से, या फिर उपलब्ध मटेरियल के हिसाब से कि आपको कौन सा मटेरियल किस विषय का आसानी से और स्तरीय मटेरियल उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध हैं, तो वो सब्जेक्ट रखने के बारे में विचार करें। तो ये हो गया ये क्राइटेरिया तीसरा। तो मैं सोचता हूँ कि विषय चयन में इतना मार्गदर्शन काफ़ी है। अगर इतने से भी आप क्लियर नहीं होते तो एक काम कर सकते हैं कि आप जो है अनसॉल्व पेपर ले आएँ, सिलेबस ले आएँ और उनका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद जिन जिन विषयों में आपको कन्फ्यूजन हो, उन विषयों के अनसॉल्व पेपर में से 10 सवाल निकालें, उन 10 सवालों के उत्तर लिखें, फिर दूसरे विषय के निकालें, उनके 10 सवालों के उत्तर लिखें, फिर 15 दिन बाद खुद ही उनकी अपनी कॉपी जांच लें। अगर आप संतुष्ट हो जाते हैं तो जिससे ज़्यादा संतुष्ट हों, जिसमें आपको लगे कि इसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको रख लीजिए। अगर फिर भी नहीं कन्फ्यूजन क्लियर होता तो जिसको आप बहुत अच्छा सॉल्व पेपर समझते हो या किसी कोचिंग का बहुत स्तरीय सॉल्व समझते हो, उस कोचिंग का नोट्स ले आइए और उस विषय पर उनके द्वारा लिखाए गए या लिखे गए उत्तर को मिला लीजिए अपने लिखे उत्तर से। तो इससे आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस किस में अच्छी है। जिसमें अच्छी हो वो वाला रख लीजिए। अल्टीमेट गाइडेंस यही है, आप खुद से निर्णय करें किस में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस में आपकी रुचि है, कौन सा विषय आपको लिखने में सहज रहता है, कौन सा विषय में आपको याद ज़्यादा रहता है, कौन से विषय का विश्लेषण आप अच्छा कर लेते हैं, वो विषय ही रखें। किसी की देखा देखी कोई विषय न रखें। अब हम लोग छठे बिंदु पर आते हैं।
दोस्तों किसी विचारधारा विशेष के बंधक न बने। क्यों? सिविल सर्वेंट का काम ये नहीं है कि वो किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित हो या किसी विचारधारा के हिसाब से सोचे। सिविल सेवा की मुख्य जो क्वालिटी है, मुख्य जो लक्षण है, वो है निष्पक्षता। पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष या विचारधारा विशेष से प्रभावित होना आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो सकती है, आपकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन किसी सिविल सेवक के लिए कोई व्यक्तिगत पसंद मायने नहीं रखती। इसलिए किसी विचारधारा विशेष के भक्त न बने। प्रत्येक सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक घटनाओं के, नीतियों के और ये जो पॉलिसी होती है, नीतियाँ, घटनाएं, इनके दो पक्ष होते हैं हमेशा। उनके कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, उनके कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। हमें क्या करना है? हमें उनके सकारात्मक पक्षों को भी जानना है, उनके नकारात्मक पक्षों को जानना है। फिर उन दोनों के आधार पर ही हमें ये विश्लेषण करना है कि वो कितना देश के हित में है, कितना मानव के हित में है, कितना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में है। तो हमें उन बिंदुओं पर याद रहे हमें किसी विचारधारा विशेष का भक्त या बंधक नहीं बनना है, हमें पत्रकार नहीं बनना है। पत्रकारों की विशेषता केवल नकारात्मक पक्षों पर ध्यान देते हैं, केवल छिद्रान्वेषी होते हैं, यानी कि कोई भी पॉलिसी आप लाओ उसमें वो 10 बिंदु गलत निकाल देंगे। तो आलोचना के लिए आलोचना करते हैं, जहां कोई मतलब नहीं वहां भी आलोचना के 4 बिंदु। तो दोस्तों हमें पत्रकार नहीं बनना है, यानी किसी भी घटना में, किसी भी संवैधानिक या राजनीतिक नीति में, किसी भी प्रशासनिक नीति में हमें केवल नकारात्मक बिंदु नहीं खोजने हैं, हमें छिद्रान्वेषी नहीं होना है, हमें सिर्फ उसकी नकारात्मक बिंदु को कवर करना है, देखना है, समझना है। इसी प्रकार से अगर कोई घटना है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया है, कोई आर्थिक नीति है, कोई राजनीतिक नीति है, तो उसके तमाम वो पक्ष, सकारात्मक पक्ष भी होते हैं। दोस्तों पत्रकार नहीं बनना है, नेता भी नहीं बनना है। अब पत्रकार और नेता में क्या फ़र्क है? जैसा मैंने बताया, पत्रकार तो छिद्रान्वेषी हैं, केवल नकारात्मक बिंदु पर बात करते हैं, शायद ही कभी सकारात्मक बिंदुओं पर बात करते हैं। लेकिन नेताओं का क्या है? नेता तर्क नहीं, कुतर्कों के भरोसे खामियां निकालते हैं। पार्टी विशेष की या वैचारिक प्रतिबद्धता के हिसाब से खामियां निकालते हैं। वह निष्पक्ष होकर किसी चीज़ का मूल्यांकन करने में असमर्थ होते हैं, पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। तो हमें उनके बारे में नेता भी हमें नहीं बनना है। तो इस हिसाब से किसी भी पॉलिसी के सदैव दोनों पक्षों पर हमें विचार करना है, सकारात्मक पक्षों पर भी और नकारात्मक पक्षों पर भी, और तार्किक, वैज्ञानिक, मानवीय आधार पर उनका विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष पर पहुंचना है। ध्यान रहे, तार्किक, वैज्ञानिक और मानवीय आधारों पर उनका मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है, और इन्हीं आधारों पर हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। दोस्तों अब आते हैं अंतिम बिंदु पर, यानी कि 7वें बिंदु पर। दोस्तों हम लोग एक समाज में ही रहते हैं, तो समाज के बारे में जो भी चीज़ें निर्णय ली जाती हैं, जो भी राजनीतिक स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं या आर्थिक नीतियाँ जो बनाई जाती हैं, उनका हम पर कुछ प्रभाव भी पड़ता है। फिर हम इंसान हैं तो हम किसी न किसी विचारधारा विशेष से प्रभावित भी होते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब कि सिविल सेवा इन वैयक्तिक लगावों से मुक्त होनी चाहिए। आपकी व्यक्तिगत पसंद कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सिविल सेवक बनना है तो पहली और अंतिम बात यह दिमाग में बैठा लें, अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखें। दिमाग की खिड़कियां खुली रखने का मतलब जहां से भी सही, सटीक, वैज्ञानिक, तार्किक और मानवीय बात कही जा रही हो, उस बात को, उस ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करें। वैचारिक उदारता, मानसिक उदारता, सर्वग्राह्यता और निष्पक्षता ही किसी सिविल सर्वेंट की, किसी IAS की, किसी PCS की, किसी भी बड़े अधिकारी का पहला गुण है। वह राजनेता नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा दोस्तों, अपने दिमाग की खिड़की खुली रखें। जहां कहीं से भी तार्किक, वैज्ञानिक, मानवीय और लोकतांत्रिक विचार और ज्ञान आते हों, वह ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनाएं अपने आप को।
अपना दिमाग खुला रखें, दिमाग की खिड़की खुली रखें। वैचारिक उदारता, मानसिक उदारता, सर्वग्राह्यता और निष्पक्षता ही किसी सिविल सेवक का गुण है। दोस्तों, इस तरह हमने क्या न करें वाले 7 बिंदु आपको बताए। मैंने ये बिंदु अपने मेहनत, अपने अनुभवों से इकट्ठा किए हैं। आप इनका पालन करेंगे तो आपकी राह थोड़ी सिविल सेवा की आसान हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने और एक बार अपना विश्लेषण अवश्य करें। सिविल सेवा के बारे में, अपने निर्णय के बारे में, अपने विषय के बारे में, अपने भावी कदम के बारे में निर्णय करने से पहले एक बार इसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर सुनें और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी के साथ नमस्कार।